नमस्कार, मैं विक्रांत और मेरे वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल नोबेल पुरस्कारों की अर्थशास्त्र विषय में घोषणा हुई और इस घोषणा के साथ इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन प्रतिभाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनका विषय क्या था। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो अर्थशास्त्र के विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसके पीछे की कहानी क्या है, इन्होंने किस तरीके से दुनिया में आर्थिक समझ को बेहतर किया है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। असल में जब कल नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही थी तो नोबेल कमेटी ने कहा कि नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि यानी इनोवेशन ड्रिवेन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 3 अर्थशास्त्रियों को चुना गया। एक अर्थशास्त्री को अलग से दिया जा रहा है और 2 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। तो जो पहले हमारे अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जोएल मैक्योर, और जो 2 और अलग हमारे अर्थशास्त्री हैं, एक है उसमें फिलिप एगियन और दूसरे हैं उसमें पीटर होविट, इन 3 लोगों को इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। और इन्होंने जो आर्थिक थियरी बनाई है, जिसको साबित किया है और जिससे इस दुनिया की आर्थिक समझ को विकसित किया है, वो कहती है कि दुनिया में जो सतत आर्थिक विकास की नींव है, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव है, वह इनोवेशन से होकर गुजरती है। तो दोनों जो 2 पुरस्कार बटे हैं, एक जोएल मैक्योर को दिया जा रहा है और जो एक संयुक्त रूप से जो है पीटर हाउविट और फिलिप एगियन को दिया जा रहा है। इनका कोर बस जो अंततः जो इन्होंने कोर बात कही है वो ये कही है कि अगर सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ आपको हासिल करना है तो आपको इनोवेशन को अडॉप्ट करना होगा। तो काम थोड़ा अलग इनका दिखाई पड़ता है, लेकिन अंततः जो दृष्टि है इनकी वो एक ही जगह पर आकर रुक जाती है। तो इसलिए संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को जो है इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। जोएल मैक्योर ने कहा है कि जो दुनिया की जो टेक्नोलॉजिकल प्रगति है, जो इनोवेशन लेड ड्रिवेन इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसी ने दुनिया में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा सस्टेन रखा। और इन्होंने एक हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन किया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750 में जो इंग्लैंड में हुआ था, वहां से लेकर अभी तक इन्होंने एक हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन के जरिए बताया है कि किस तरीके से इनोवेशन ने दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन रखा। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि इनोवेशन होने से हो रही थी चीजें। इनके कहने का यहाँ पे मतलब ये था कि कोई चीज है तो वो क्यों है, जब आप इस चीज को समझते हैं तब आप एक सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इनके सिद्धांत को ऐसे समझिए कि हम सबको पता है कि स्टीम इंजन क्या हुआ करता था। उसमें कुछ लोग होते हैं जो कोयला डालते थे, उससे भाप बनता था और वो इंजन चलता था। इनका कहना है कि जो लोग कोयला डालते थे उनको ये तो पता था कि स्टीम से जो है ये इंजन चल रहा है, लेकिन अगर वो थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत नहीं जानेंगे तो वो कभी इनोवेशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए किसी भी चीज, जो भी चीज घट रही है, अगर उसके पीछे का हम क्या जानते हैं, क्यों जानते हैं, तब जाकर हम कहीं जो है प्रगति कर पाते हैं। यानी कि वो सिर्फ प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साइंस बैक्ड थियरी भी होनी चाहिए, जिसकी जानकारी होनी चाहिए, तब इनोवेशन अपने अगले चरण की तरफ जाता है। और इन्होंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों के जरिए जो है पिछले 150-200 वर्षों के इतिहास का अध्ययन किया है और इस बात को साबित किया है कि किस तरीके से उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण पहलू को लिया है। एक तो इन्होंने ये कहा है कि इनोवेशन होना चाहिए, दूसरा इन्होंने कहा है कि ओपननेस भी होनी चाहिए। मतलब यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट पार्टिकुलर इनोवेशन, देन यू कैन अचीव सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसलिए इस बार जो है जोएल मैक्योर को जो है इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इनके पूरे आर्थिक सिद्धांत में जो 2 कोर बातें थी, जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया, कि पहली चीज जो ये कह रहे हैं कि इनोवेशन होना चाहिए। तो ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750 में इंग्लैंड में हुआ, लेकिन सवाल ये है कि फिर उसका असर भारत या चीन जैसे एशिया के बड़े देशों पर क्यों नहीं दिखाई पड़ा था। इनका इस पर कहना है क्योंकि इंग्लैंड में उस समय वहां की सोसाइटी, वहां के इंस्टीट्यूशन और वहां के पॉलिसी मेकर इनोवेशन को एक्सेप्ट करने को तैयार थे, जबकि जो ये इकोनॉमी थी, ये इकोनॉमी अभी भी ट्रेडिशनल मॉडल पे रन हो रही थी। इसलिए इनोवेशन का जो बड़ा प्रभाव है, जिसकी वजह से वहां इकोनॉमिक ग्रोथ आई है इंग्लैंड में, वह इसलिए आई क्योंकि वहां ओपननेस टू चेंज था। ये इनके जो है पूरे इकोनॉमिक थियरी का सबसे
जो है सबसे कह सकते हैं कि सबसे बुनियादी बात थी। अब बात करते हैं जिन दो और लोगों को मिला, एक है फिलिप एगियन और दूसरे हैं हमारे पीटर हाउविट। इन दोनों लोगों ने जो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात की है। असल में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात आप देखेंगे तो सबसे पहले सन 1942 में जोसेफ शुम्पीटर ने कही थी और उन्होंने कहा था कि जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो वह जो है चली आ रही एक व्यवस्था को खत्म कर देता है और यही असल में प्रगति का असली नियम है। अगर इसको बहुत सामान्य भाषा में कहें तो इनका यह कहना था कि ऑलवेज अ न्यू इनोवेशन आउटडेटेड ओल्ड वन एंड दिस इज द रूल ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। अब ये जो है पीटर ऑगियन और फिलिप ऑगियन और पीटर हाउविट, इन लोगों ने सबसे पहले सन 1992 में ये शुम्पीटर की ही थियरी का एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया और मैथमेटिकल मॉडल के जरिए इन्होंने साबित किया कि किस तरीके से जब कोई एक नया इनोवेशन होता है तो वो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग इनोवेशन को जो है खत्म कर देता है। उसके बाद से इसी मैथमेटिकल मॉडल को प्रूफ करने के लिए इनको जो है इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अब इनके जो है इनके इस मॉडल को थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में समझने का प्रयास करें तो ये कहने का प्रयास करते हैं कि पहली चीज की कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती हैं और जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती हैं तो इससे इनोवेशन होता है, नई प्रोडक्ट आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है और जब नई प्रोडक्ट आता है या नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो बाजार में मौजूदा प्रोडक्ट होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम नोकिया का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जैसे समय के साथ एंड्रॉयड, 5G और तमाम अन्य तरह के स्मार्टफोन आते गए, नोकिया बाजार से गायब होता गया। यानी कि एक नई इनोवेशन आई और इस इनोवेशन ने बाजार में स्थापित बहुत से प्रोडक्ट, बहुत से आइडिया को डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि एक तरफ इनोवेशन है जिसे हम क्रिएटिव कह सकते हैं और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। यही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल के जरिए साबित किया है अपने एक्सपेरिमेंट में और इसलिए इन लोगों को इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा जोएल मैक्योर और जो है आगियोन और हाउविट के जो है नोबेल पुरस्कारों का अगर थोड़ा सा हम तुलना करें तो हमें दो चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज कि अगर हम जोएल मैक्योर की बात करते हैं तो इनका दृष्टिकोण ये है कि इतिहास के जरिए ये सीखा जा सकता है कि नवाचार कैसे काम करता है, हाउ इनोवेशन बेसिकली इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड हाउ इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि अगियोन और हाउविट का कहना है कि बाजार में जब भी कोई एक इनोवेशन आएगा वो जो है स्थापित चीजों को डिस्प्लेस कर देगा। तो उन्होंने अपने मैथमेटिकल मॉडल के जरिए जो है नवाचार, अर्थव्यवस्था, इनोवेशन लेड इकोनॉमी कैसे काम करती है इस पर काम किया है। अगर फोकस की बात करें तो जोएल मैक्योर का फोकस इस बात पे था कि क्यों और कब समाज में नवाचार जारी रहता है। यानी कि वो ये कहते हैं कि अगर आप ओपननेस टू चेंज हैं, आप चेंज को एडॉप्ट करने की स्थिति में हैं तो आपके यहाँ नवाचार सस्टेन करेगा। जबकि जो अगियोन और हाउविट हैं वो कहते हैं कि कैसे नवाचार से हम एक आर्थिक वृद्धि को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें और एक नई चीज को अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए कि हम बार बार इकोनॉमी में इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इन्हीं अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत को हम अगर इस्तेमाल करें तो अगर ये जोएल मैक्योर कह रहे हैं कि इनोवेशन से सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इनके कहने का आशय ये है कि अगर मोनोपोली होगी तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन के चांसेस नहीं होंगे। इसलिए बाजार में प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, बाजार में शोध पर निवेश भी होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी मेकर के बीच में इस चेंज को एडॉप्ट करने की एक नीड भी होनी चाहिए। तब जाकर इनोवेशन सस्टेन करेगा और अगर कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन होता रहेगा तो दुनिया में आर्थिक प्रगति की ये रफ्तार जारी रहेगी। तो ये इन सभी अर्थशास्त्रियों के किए गए काम हैं जिन पर इनको इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अब थोड़ा हम इसको भारत के संदर्भ में भी समझ लेते हैं। समझना जरूरी है कि भारत के संदर्भ में जब हम इस विषय को समझेंगे तो हमारी समझ और मुझे लगता है पुष्ट हो जाएगी। तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत ने भी पिछले अपनी इस पूरी यात्रा में इस बात पर जोर दिया है कि वह ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल से निकलकर एक नॉलेज और इनोवेशन ड्रिवेन इकोनॉमिक मॉडल की तरफ बढ़े और इसमें हमको बहुत से प्रयास दिखाई पड़ते हैं। अगर हम पिछले 10-12 साल को ही देखें तो वहाँ डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, यूनिकॉर्न है, वहाँ सेमीकंडक्टर चिप है, वहाँ क्वांटम मिशन है। तो भारत लगातार इनोवेशन और नॉलेज पर जो है काम कर रहा है ताकि वो एक नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवेन इकोनॉमिक को तैयार कर सके।
और इसका परिणाम देखिए कि पिछले 10 ही साल में हमने देखा कि भारत में ही 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप पैदा हुए। और ये तभी हो सकता है जब आपकी सोसाइटी इनोवेशन को एक्सेप्ट कर रही हो, आपके जो थिंक टैंक है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और जो आपके पॉलिसी मेकर हैं वो इस पे लगातार काम कर रहे हैं, और इस पे लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन का काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब अगर भारत में हम थोड़ा सा क्षेत्रवार देखें कि किस क्षेत्र में क्या है, तो अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर को लेते हैं तो वहां आप देखिए यूपीआई है, वहां पे डिजिटल फिनटेक की बात हो रही है, वहां डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है, और इससे खत्म क्या हो रहा है, तो जो कैश ड्रिवेन इकोनॉमी थी, जहां कैश में लेन देन होता था, वो खत्म हो रहा है। ऐसे ही अगर हम ट्रांसपोर्ट में देखें तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बूम पे है। भारत में हम जो है शेयरिंग राइड और शेयरिंग एप्स यूज कर रहे हैं, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया। तो इससे जो पारंपरिक ऑटोमोबाइल का मॉडल था, जो ट्रांसपोर्ट का मॉडल था, वो अब डिस्प्लेस हो रहा है। कृषि में भी हम देख रहे हैं कि ड्रोन का इंटरवेंशन किया जा रहा है, बिग एग्रीटेक का इंटरवेंशन किया जा रहा है, ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यानी कि जो पारंपरिक खेती करने की व्यवस्था थी उसको अब धीरे धीरे जो है फेज आउट किया जा रहा है, ताकि इनोवेशन के जरिए हम अब एग्रीकल्चर में भी एक सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। ऐसे ही आप शिक्षा में देख लीजिए भारत में किस तरीके से डिजिटल क्लासरूम का बूम आया हुआ है। ऐसे ही अगर हम खुदरा व्यापार में देखें तो आज हमारे सामने ई कॉमर्स, ओएनडीसी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे तमाम प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जिन्होंने पारंपरिक खरीदारी की व्यवस्था को बदल दिया है। तो कहने का आशय सिर्फ ये है कि भारत की भी अगर सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो यहाँ भी इनोवेशन हो रहे हैं, और उस इनोवेशन को लेकर स्वीकार्यता है, इसलिए भारत में इतनी अच्छी तीव्र आर्थिक वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कि जो ये आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलता है। तो अब अगर हम मैक्योर और जो है अगर हम अपने जो है ये फिलिप एग्यान और पीटर हॉविट के अगर सिद्धांत को समझें और भारत के भी जो है भारत की भी अर्थव्यवस्था को देखें, तो हमें इस बात की स्पष्टता हो जाती है कि अर्थशास्त्र में अगर अर्थव्यवस्था में अगर इनोवेशन है, इनोवेशन के साथ अगर ओपननेस टू चेंज है, और इसके अलावा अगर हम देखें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, तो एक सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। और भारत में इस पर बड़े स्तर पे काम भी हो रहा है, चाहे वो अटल इनोवेशन मिशन हो, आप तमाम आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम में देखिए इनक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं, एआई सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट की तैयारी चल रही है, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो भारत भी उसी दिशा में है जहां वो इस बात को समझ रहा है कि इनोवेशन कैन ओनली रन द इकोनॉमी इन अ लॉन्ग रन। तो ये वो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की पूरी कहानी है जो भारत में भी दिखाई पड़ रही है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने R&D पर खर्च बढ़ाएं और ज़्यादा बढ़ाएं। छोटे उद्योग, खासकर जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं, गाँवों में हैं, छोटे छोटे जगहों पे हैं, वहाँ तक इस नई टेक्नोलॉजी की पहुँच हो, क्योंकि अगर ये नई टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँचेगी तब हम एक बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकते हैं। इसके अलावा जो है महिलाओं, जो ये टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आ रहा है, इसमें महिलाओं की भागीदारी बड़े स्तर पर जो है सुनिश्चित की जाए, तब जाकर कहीं भारत को हम एक इनोवेशन पावर हाउस बना पाएंगे, और यही इनोवेशन पावर हाउस भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा सकता है। तो 2025 के अर्थशास्त्र को अगर हम देखें तो ये मूल रूप से ये कहने का प्रयास कर रहा है कि आपके पास कैपिटल है, लैंड है, रिसोर्सेज है, जो भी इनपुट हैं एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम सोच सकते हैं। सिर्फ वो जरूरी नहीं है कि आपकी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी और हमेशा बरकरार रहेगी, बल्कि इस बार का नोबेल पुरस्कार कह रहा है कि जब आपकी आर्थिकी में इनोवेशन होगा, उस इनोवेशन के प्रति एक्सेप्टेंस होगी, तब जाकर आपका भविष्य रोशन होगा और आपकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बरकरार रहेगी। तो ये कुल मिलाजुला कर कल घोषित हुए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की मेरी अपनी समझ है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह व्याख्या पसंद आई होगी और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम तमाम आर्थिक विषयों पर, तमाम अन्य विषयों पर ऐसे ही अपनी बातचीत का क्रम जारी रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।